करके बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है आने वाले समय में इनको और सबक सिखा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का बहुत बड़ा मुद्दा, और इस मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बड़े चेहरे का जिक्र हो रहा है, और वो है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, कोई बड़ा रोल उन्हें नहीं दिया गया, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव को आने वाले समय में बीजेपी अगर बड़े ओहदे पर नहीं बिठाती है या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं देती है, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ अपर्णा यादव का रुख रहेगा। इसके साथ ही साथ बात ये भी करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को जीतने के लिए वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है उसमें उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरों की, कई बड़ी पार्टियों की, जिनका उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव होना और जनता के साथ लगातार जुड़ना, कई बड़े वायदे करना, ये बताता है कि चुनाव का शोर अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भरा मंच भी अब सजने लगा है। लेकिन जीत और हार किसकी होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले जो रिपोर्ट, जो जानकारी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या कह रही है वोटर की लहर, वोटर्स का मूड क्या है, जनता क्या बड़ा फैसला लेने वाली है, और क्या वाकई एक बड़ा, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर गेम चेंज फिर से होता नज़र आ रहा है और समाजवादी पार्टी को फिर से एक बड़ा मौका उपचुनाव में मिलने वाला है। दरअसल बात करें तो जहां हम देख रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती, वो लगातार आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर ये बताना चाहती है कि हम दलितों के साथ पहले भी खड़े थे, पिछड़े समाज के लोगों के साथ पहले भी खड़े थे, और हम लगातार हर उस गरीब तबके के SC, ST, OBC वर्ग के साथ हैं, जिनके वोट बैंक के साथ मिलकर हमने सरकार भी बनाई है और उनके लिए काम भी किया है। यही काम अब हम देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी कर रहे हैं, यही काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार क्या वजह है कि लगातार इनमें जो स्थिति है नेताओं के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है, कमज़ोर होती नज़र आ रही है। जो एक्टिविटी, जो लगातार अगर मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी जो है, उनके जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीनी स्तर पर भी जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे यूपी के विधानसभा में उठाया जा रहा है, खुद अखिलेश यादव संसद में उठा रहे हैं। तो क्या अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां आने वाले वक्त में जो इंडी गठबंधन का बार बार हम जिक्र करते हैं, ये इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा कमाल करेगी ही, लेकिन देश में भी क्या इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ती नजर आएगी, उसमें जीत उन्हें मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां जनता का विश्वास बीजेपी के ऊपर से कम हुआ है, कम होने की इसमें प्रमुख सबसे बड़ी वजह ये रही है, जैसे नेम प्लेट जैसा मुद्दा हमने देखा। इसके अलावा सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कही, संविधान को बदलने की बात कही। ये तमाम इस तरीके के बयान जो सरकार की तरफ से दिए गए, सरकार इन मुद्दों पर जो बात कर रही थी, जातिवाद जैसा मुद्दा उठाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा छुआछूत जैसी चीज़ें जो बीजेपी कर रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि समाज में से एक हिस्से को अलग किया जा रहा है। समाज में से कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर सरकार फेंक देना चाहती है। तो क्या ये पॉलिसी बीजेपी अपना रही है,
और अगर इस तरीके की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है तो क्या इसका वोट बैंक पर भी असर पड़ता नजर आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास जो वोट बैंक अभी मौजूद है, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास जाता नजर आ रहा है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को अहम रोल, अहम जिम्मेदारी देकर ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने पूरा खेल ही बदल दिया, उपचुनाव से पहले की तस्वीर को बदल दिया। और दूसरी तरफ अगर हम जिक्र कर लेते हैं अपर्णा यादव का, तो अपर्णा यादव को भी बीजेपी में जो कोई बड़ा रोल नहीं दिया गया या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, इससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि क्या अपर्णा यादव का रुख आने वाले समय में बसपा के साथ तो नहीं हो सकता या समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर ये देखा जा रहा है, जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके टिकट को काट दिया गया, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें इस उपचुनाव में अगर उतारा जाएगा तो उसके पीछे बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि छोटे से लेके बड़े लेवल तक फेरबदल किए जा रहे हैं, राज्यपालों को बदल दिया जा रहा है, इसके अलावा मंत्रियों को बदला जा रहा है, उनके विभागों को बदला जा रहा है। तो क्या ये बीजेपी की अगर हम कहें तो स्थितियां ये गिनवाती हैं, ये बताती हैं कि हालात बीजेपी के बिल्कुल ठीक नहीं है, तब से और ज़्यादा जब से चुनाव के नतीजे लोकसभा के आए। देखिए, एक सबसे बड़ी और अहम बात जो ये देखने को मिल रही है कि बीजेपी के अंदर फूट एक अलग ही स्तर पर दिख रही है। उनकी सहयोगी पार्टियां उनके बीजेपी के फैसले से खुश नहीं है, और ये बगावत तो है, लेकिन कुर्सी को लेकर भी जो बगावत है ये अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। तो क्या जो हालात इस वक्त बन रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो क्या ये स्थिति ये दर्शाती है कि शायद आने वाले वक्त में जो काम जो अगर हम देखें तो जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जोड़ा गया है। देखिए, अगर जयंत चौधरी का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के साथ पहले थे, अनुप्रिया पटेल पहले बीजेपी के साथ थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दो बड़े जो चेहरे समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो क्या ऐसे में इनके साथ अपर्णा यादव का रुख भी समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है? देखिए, शिवपाल यादव का जिक्र करना ज़रूरी है। जब माता प्रसाद पांडे को अहम जिम्मेदारी जो अखिलेश यादव ने दी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक तो खेला, लेकिन चाचा शिवपाल को गच्चा देने में अखिलेश यादव फिर कामयाब रहे, जो कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात का जिक्र किया भी था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने शिवपाल को दरकिनार करके रखा है, क्या वही हालात बीजेपी के अंदर अपर्णा यादव की दिखाई दे रही है? इस पर हम जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा सियासी फेरबदल अब बीजेपी की तरफ से हो सकता है। कई बड़े चेहरों के समाजवादी पार्टी के साथ जाने की बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव बीजेपी के हार को लेकर, उपचुनाव से पहले की स्थिति को लेकर? देखिए एक रिपोर्ट। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी,
इसमें पुलिस का दोष कम है। पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अगर ये कह रही है कि उपचुनाव ही नहीं, ये लोग विधानसभा के चुनाव भी हार जाएंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में से बीजेपी की राजनीति पूरे तरीके से वाकई खत्म होती नजर आ रही है? और उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर दिल्ली में सत्ता जो चला रहे हैं उनके भी अगर बात करूं तो जो जितने भी मंत्री हैं उनके हाथ से भी जो कुर्सी है या अगर बात करें जो सत्ता है, जो कमान है, वो भी फिसलती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।